गाइस, मेरा नाम है रिंचन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने ये फिल्म सिनेमा घरों में जाके देखी और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म को लेके और क्यों मूवी को रिलीज होने के पहले इतनी कंट्रोवर्सीज हुई। आज सब कुछ एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे और यही वो डिटेल वीडियो है। तो बिना किसी देरी के फिल्म ब्रह्मास्त्र, अभी मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने नहीं लगूंगा। अगर इन शॉर्ट बताऊँ मूवी मुझको कैसी लगी, तो मेरा जवाब यही होगा कि मूवी मुझको ठीक लगी। अब मैं ठीक इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बचपन से ही हॉलीवुड को प्रेफर किया। मतलब बेस्ट कंटेंट मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत टाइम पहले से ही हॉलीवुड से अच्छा खासा कंटेंट आ रहा था। इवन जब हमारे बॉलीवुड में रीमेक्स हो रहे थे तब वहाँ पर मोमेंटो जैसी मूवीज बन रही थी, तो इतना तो आइडिया हो ही जाता है सुन के कि बेटर कंटेंट वहाँ बन रहा था। फिर जाके धीरे धीरे चेंज आया और हर जगह से कंटेंट निकलना शुरू हुआ। तो हाँ, कंपेयर करना नहीं चाहिए, बट अगर मेरा माइंड सेट वैसा है क्योंकि मैंने बचपन से ही देखा है, तो उस हिसाब से मैं कहूँ तो पिक्चर ठीक ठाक लगी। और अगर मैं एक बॉलीवुड फैन, एकदम कैजुअल मूवी व्यूअर जैसा बात करूँ जो पहली बार कोई फन के लिए मूवी देखने गया, तो मुझको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इंडियन सिनेमा में ये इससे पहले कभी नहीं किया गया जो ये मूवी करती है। पर्सनली मैं बताऊँ, मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया था ऐसे ही, और मतलब प्लान हमारा पहले ही था कि हम लोग सोच रहे थे कि 1 महीने में हॉटस्टार पे आ जाएगी, तो क्यों ना हॉटस्टार पर देखा जाए। फिर मेरे कहने पे, स्पेशली मेरे कहने पे, मेरे हल्का सा जोर देने पे उन्होंने सोचा कि चलो मूवी थिएटर्स में देखते हैं। अब मैंने इसके लिए ऐसा कहा क्योंकि मुझे लगा कि ये एक सिनेमा एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऐसी मूवी सालों में एक बार बनती है, तो क्यों ना इसको थिएट्रिकल एक्सपीरियंस किया जाए। तो इस वजह से हम सब लोग 3-4 लोग मिलके थिएटर गए थे देखने। और एज एन मूवी देखते समय मतलब कहीं मूवी आपको कहीं पे भी चुप नहीं रखती। कहीं ना कहीं आप मूवी की तारीफ करते हो, कहीं ना कहीं आप मूवी के फॉल्ट्स निकालते हो, कहीं ना कहीं आप मूवी की बेइज्जती भी करते हो। इवन मैं तो मूवी को रोस्ट भी कर रहा था बैड स्टोरी लाइन और बैड डायलॉग्स के चलते। इवन हर 2 मिनट में कुछ ऐसा आ रहा था स्क्रीन पे जो आपको डिसअपॉइंट करेगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाएगा। तो ओवरऑल मूवी यही है कि मूवी में जो पहले बुरी बात करते हैं कि मूवी में सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगा मुझे, तो वह डायलॉग्स बहुत ज़्यादा बुरे थे। हाँ, डायलॉग्स और बेटर हो सकते थे। अब देखो, अयान मुखर्जी के मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे और उन्होंने भी कहा है कि डायलॉग्स का कुछ ऐसा है कि मूवी मॉडर्न डे में सेट है और हिस्टोरिकल इंडिया, मतलब एंशिएंट इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। बस एंशिएंट इंडिया का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है जो कि ब्रह्मांश करके है, जो ग्रुप होता है जहाँ से ये मतलब जिनको अस्त्र को संभालने दिया जाता है, उनकी पावर्स को। तो यही बस एक एपिक इंडिया से लिया गया है, एंशिएंट इंडिया से, और कुछ नहीं एपिक नहीं है इसमें। बाकी सब मॉडर्न डे में सेट है। और हाँ, कुछ लैंग्वेजेस थे, कुछ वर्ड्स भी ऐसे थे जो नॉर्मल आज के यूथ भी यूज़ करते हैं, जो मूवी के कैरेक्टर्स भी यूज़ करते हैं, तो इससे एक रिलेटिविटी तो बनती है। बट कहीं ना कहीं ईशा का जो कैरेक्टर था उसको काफ़ी ज़्यादा डम दिखाया गया मूवी के अंदर, क्योंकि ओवरऑल मूवी में मेरे हिसाब से 2 चीज़ हो सकती है। अब हम लोग यहाँ पे फैन थियरी वाले सेक्शन में जा चुके हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है ईशा को कैरेक्टर के लेके, कि पहला तो ये बहुत ज़्यादा डम है या ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। क्योंकि एक सीन में मतलब ऐसा दिखाया गया मूवी में कि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है और ये इंडिया को बिलोंग भी नहीं करती है। एक्चुअली ये लंदन से इंडिया आई हुई है और इसको फिर रणबीर कपूर का कैरेक्टर शिवा दिखता है, फिर इनकी केमिस्ट्री शुरू होती है। मतलब इनका कुछ ठीक ठाक बैठा नहीं है पिक्चर में बस। और यहाँ पे मतलब ईशा 2-4 दिन से घर से गायब है, बट उसके पेरेंट्स ज़रा भी कोशिश नहीं करते ढूंढने की। इवन जो उसके कजन्स होते हैं वो भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते ओवरऑल मूवी में, क्योंकि कजन्स का ऐसा रोल है कि वो बस उनकी देखभाल करने के लिए रखे गए थे। मूवी में दिख रहा था वैसा कि हाँ, इनको सपोर्टिंग कैरेक्टर बस यही कर रहे हैं। इसके बाद वो कैरेक्टर्स कभी नजर ही नहीं आते। उसके बाद स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो भी मैं समझ सकता हूँ, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर को छोड़ नहीं देना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर सकते थे आप, छोटे सीन से नहीं यूज़ कर सकते थे आप। फिर और बात करूँ थियरीज की, तो ईशा का कैरेक्टर ऐसा लगा कि मतलब बस उसको कुछ लाइंस दे दी गई और उनको
रिपीट मोड पे डाल दिया गया है। तो हमेशा जब भी आलिया भट्ट का कैरेक्टर स्क्रीन पे दिखता है तो वही फील आती है। और स्मार्ट मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सीन में, एक नहीं एक्चुअली 2 सीन्स में, काफ़ी तो सीन्स ऐसे हैं जो आपको मतलब आप सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये मतलब इस कैरेक्टर ने ऐसे डिसीजंस लिए क्यों है, इसको ब्रह्मास्त्र के बारे में जानना क्यों है, इसका जो पासपोर्ट आईडी है उसमें इसका सरनेम क्यों नहीं लिखा है, और ये अगर नहीं भी लिखा है तो ईशा अपना पासपोर्ट रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर शिवा है उसको अच्छे से देखने क्यों नहीं दे रही है। इवन एक सीन केसरिया एक सॉन्ग है, उसमें एक सीन है ऐसा कि कुछ ऐसे मतलब फ्लावर्स तोड़ रहे हैं और दोनों का बस चल के जाने वाला वैसा कुछ सीन है। और यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि ईशा के हाथ में एक फिंगर में एक रिंग है जो काफी ज्यादा सिमिलर लगती है देव के रिंग से। अब आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा मैं कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मदेव की, बट ये माइथोलॉजी वाले ब्रह्मदेव नहीं है, ये वो ब्रह्मदेव है जो ब्रह्मास्त्र को पाना चाहते हैं। और हाँ, इसमें ब्रह्मास्त्र को एक पिज्जा जैसे वर्ड से डेडिकेट कर दिया गया, तो लेम राइटिंग में कहूँगा यहाँ पे, और भी अच्छा वर्ड यूज कर सकते थे। इवन आश्रम का जो भी कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आया अच्छे से, क्योंकि मतलब जब वो नंदी अस्त्र के पास जाते हैं, यानी कि जो नागार्जुन का सर का जो कैरेक्टर है, जब उनके पास जाते हैं तो कार में वो उनको यही कन्विंस कर रहा था कि पहले आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, बट वो कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मास्त्र का सेफ होना ज्यादा जरूरी है, इस वजह से उसे आश्रम ले चलो। अब आश्रम एक ऐसी जगह है जिसका अता पता किसी को नहीं है, बट फिर नागार्जुन सर ही उसी एड्रेस को गूगल मैप्स में लॉग इन कर देते हैं। ये क्या बात हुई, मतलब कोई सेंस नहीं बना है। बट हाँ, ओवरऑल मूवी में VFX हद से ज्यादा यूज किए गए। मतलब इवन मैं इवनिंग का शो था मेरा, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर वही मैं आफ्टरनून का शो देख कर आता तो मेरी आंखों पे क्या बीती, क्योंकि इवनिंग के शो के बाद भी मतलब ऐसे बहुत आंखों में चुभ रहा था उनका VFX और उनकी लाइटिंग, क्योंकि VFX में कोई हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो गया। और शायद अगर वही VFX का एफर्ट जो जितना लगाया गया मूवी में, अगर वही डायलॉग और स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया जाता तो ज्यादा बेटर हो सकता था। इवन अभी सेकंड पार्ट के लिए भी अयान मुखर्जी ने ये कहा है कि वो उनको पता चल गया कि ऐसे बिग बजट मूवीज कैसे बनाई जाती है, और आने वाले टाइम पे वो इनके सीक्वल्स को और फ्रेंचाइजी को कहाँ लेके जा रहे हैं, उनका विजन क्लियर हो चुका है। तो वो ये समझ चुके हैं कि क्या क्या गलती उन्होंने की है जो उनको रिपीट नहीं करनी है। और हाँ, मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि हमें ब्रह्मदेव यानी कि जो देव का कैरेक्टर है उसको लेके एक रेफरेंस दिया गया है, एक हिसाब से कैमियो समझ सकते हो। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस कैरेक्टर को कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं। तो हाँ, ये थियरी है बेसिकली, कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ मैं भी इस थियरी के साथ हूँ, क्योंकि बहुत जगहों में ऐसा लगता है कि अमृता का जो कैरेक्टर है वो किसी और ने नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है। बहुत जगह पे ऐसे फील आती है, और अगर ऐसा होगा मूवी में या सेकंड पार्ट में तो मैं कंफ्यूज है, एकदम चौंकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल चुका है कि कौन सा एक्टर्स क्या प्ले कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट जो है वो एक्चुअली पूरा देव के कैरेक्टर पे डेडिकेटेड है, यानी कि एक एंटी हीरो है जिसको ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। बट अगर आप यहाँ पे मेरी थियरी जो ऐड होती है वो ये है कि ब्रह्मास्त्र का जो पार्ट 2 है, यानी कि ब्रह्मास्त्र देव है पार्ट 2 देव, ये एक्चुअली सीक्वल नहीं बल्कि एक हिसाब से प्रीक्वल हो सकता है। अब मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि रणबीर कपूर के जो पेरेंट्स हैं यानी कि देव और अमृता, उनकी स्टोरी क्या है, ठीक है। और अगर अमृता के पास जलास्त्र है और देव के पास अग्नि अस्त्र है, तो अमृता की मौत जल के कैसे हुई, क्योंकि उसके पास जलास्त्र है ना, तो उसका यूज कर सकती थी। तो कैसे पॉसिबल ये एक्सीडेंट। और रणबीर कपूर के कैरेक्टर का जो बैक स्टोरी है, यानी कि उसके मॉम से रिलेटेड जो कहानी बताई गई है मूवी के अंदर, उसको भी और अच्छे से एक्सपांड किया जा सकता था मूवी के अंदर, और इवन आई थिंक सेकंड पार्ट में करेंगे भी। बट यहाँ ऐसा और भी रूमर्स आ रहे हैं कि नेटफ्लिक्स के साथ इनका डील होने वाला है, यानी कि जो धर्मा और नेटफ्लिक्स के साथ एक डील होने वाली है जिसमें ये लोग 2 प्रोजेक्ट्स के लिए कोलैबोरेशन करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये शाहरुख खान का वानारस होगा, और नंदी अस्त्र जो मूवी में प्ले करते हैं नागार्जुन, उनको लेकर 2 सेपरेट सीरीज हो सकती है। ये कह लो, मान लो एक स्पिन ऑफ के तौर पे हो सकता है। और मुझको ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट के बाद 2 स्पिन ऑफ बनाए जा सकते हैं, जिसमें वानर अस्त्र की स्टोरी दिखाई जा सकती है और नंदी अस्त्र की स्टोरी दिखाई जा सकती है। पर अगर ऐसा होगा तो मैं चाहूंगा नहीं, क्योंकि लगभग यही फ्यूचर दिख रहा है मुझे इसका। और पार्ट 3 मुझको ऐसा लगता है कि ये देव वर्सेस शिवा होने वाला है, आई थिंक सो, मुझको ऐसा लगता है। तो ये थी ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ब्रह्मास्त्र को लेके।
वेल अगर मूवी में जो थोड़े फॉल्ट्स अगर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मूवी बहुत अच्छी है। मूवी आपको एंजॉय कराती है, मतलब जो मूवी का पर्पस होता है एंटरटेनमेंट देना, वो ये देती है प्रॉपरली। बट ऐसा हो सकता है कि गुरुजी का जो कैरेक्टर है, यानी कि जो मिस्टर बच्चन ने प्ले किया है, शायद वो भी विलन निकल सकते हैं, और ईशा हो सकती है पूरे फ्रेंचाइजी की विलन। बट फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को मेन विलन के तौर पे मोनी रॉय का कैरेक्टर जुनून दिखाया गया है, और उनके दो लौंडे लपाटे होते हैं, पता नहीं मेरे को उनका नाम भी याद नहीं है। इवन शाहरुख खान के कैरेक्टर उनका नामकरण भी कर देते हैं, एक का नाम चीता रखते हैं और एक का नाम मेरे को याद नहीं है, क्योंकि उन कैरेक्टर्स को बस सपोर्टिंग रोल भी नहीं कह सकते उनका, क्योंकि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी किसी चीज को सपोर्ट करते हैं। इनमें वो कोई बात ही नहीं थी इनके कैरेक्टर्स में जो याद रखने लायक ही हो। तो ये ओवरऑल व्यू था ब्रह्मास्त्र को लेके। वेल मैंने मूवी देखी, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियंस। अब आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझको कमेंट्स में बता देना। वेल ब्रह्मास्त्र अगर पार्ट 2 आए, या कह लो अगर मुझको और एक मौका देना पड़े इन फ्रेंचाइजी को, तो क्या मैं दूंगा? तो इसका जवाब होगा हाँ, मैं फ्रेंचाइजी को मौका दूंगा। मैं और एक बार एंजॉय करना चाहता हूँ ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को, यानी कि सीक्वल को। और हाँ, अगर स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट निकलते हैं तो भी मैं देखने के लिए तैयार हूँ, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। बस इन लोग स्टोरी पे ज्यादा फोकस करें, ना कि वीएफएक्स पे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वही गलती हुई है। फर्स्ट पार्ट में वीएफएक्स ओवर यूज ऐसा लग रहा था, मतलब इनको शायद लगा होगा कि हम लोग 2021 में मूवी रिलीज कर रहे हैं, तो हम लोगों को शायद कम्पीट करना पड़ेगा किसी चीज से। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इवन जब मैं मेरे दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था तो उसमें से बहुत सारे लोगों का ओपिनियन यही था कि भाई ये मुझको एक इंडियन मूवी से ज्यादा एक मार्वल की मूवी फील हुई। तो इवन हाँ, वो समझ आता है क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो एक ही है, वॉल्ट डिज्नी। तो हाँ, अब अक्टूबर के मंथ में ये OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस पे आ ही जाएगी, तो आप वहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपने थिएटर में मेरी तरह पैसे बर्बाद करके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला होगा आपको भी। तो यही था मेरा ओवरऑल व्यू ब्रह्मास्त्र को लेकर। अभी बोलने लायक कुछ है नहीं इस मूवी को लेके। एक्टिंग सबने ठीक ठाक ही करी है, सबसे ज्यादा SRK और नागार्जुन सर ने इम्प्रेस किया। हालांकि उनका कैमियो था, ये पहले से बात हमें पता थी, बट जब हम लोग मूवी देखने जा रहे थे, जब हम लोग ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे थे, तो भी एक प्रेशर था कि यार मूवी मिस ना हो जाए, क्योंकि शाहरुख खान सर का जो सीन्स है वो स्टार्टिंग में ही है, तो अगर मूवी हम लोग लेट हो गए तो मिस हो जाएगा। तो ये प्रेशर था हम पे जाने का, बट अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग टाइम पे पहुंचे। और हाँ, ओवरऑल यही था, इंजॉयबल मूवी है मेरे हिसाब से। और पार्ट 2 को लेके मैं एक्साइटेड तो हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि अब ये क्या कर सकते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि VFX का ओवर यूज कैसा होता है। तो मैं उम्मीद यही रखूंगा कि ये लोग स्टोरी और डायलॉग्स पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि VFX पे। एक्टिंग तो बहुत सबने अच्छी करी थी, बट डायलॉग डिलीवरी जो है, मतलब वही बात है कि अगर आपके डायलॉग खराब है तो आप कितने भी अच्छे एक्टर्स को अपॉइंट कर लो, वो वही डायलॉग डिलीवरी करेंगे जो आपने स्क्रिप्ट में लिखा। तो एक्टर्स को लेके वही है। और हाँ, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, तो कुछ लोगों के काम को क्रिटिसाइज करके मैं पूरी मूवी बॉयकॉट बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का घर चला इस मूवी से भी। और इवन मुझको भी बहुत सारा कंटेंट मिला है, जैसे कि ये वीडियो देखे रहे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। उम्मीद करता आपको हमारा ये शॉर्ट रिव्यू और एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे ही मूवी रिव्यू और डिटेल्स के बारे में बात करना है। और अगर आपको डिस्कशन सुनना अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है। तो हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ हर 2 दिन में या शायद 3 दिन में वीडियो पॉसिबल नहीं होगी, और हर अपडेट में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इस वजह से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगली